दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार सिंह। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूं। मैं आज एक अहम विषय पर आपके बीच आया हूं या आपसे रूबरू होना चाहता हूं, और वो विषय है कोविड। दुनिया भर में कोविड-19 ने अपने आतंक का साम्राज्य स्थापित कर लिया। मैं भारत के संदर्भों पे आता हूं। भारत में जनवरी के लास्ट में पहला केस आया था, और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, भारत की सरकार को यह सचेत कर दिया था, या चेतावनी दे दी थी, या इंगित कर दिया था, या इशारा कर दिया था कि आप अपनी तैयारियां पूरी कर लें। लेकिन भारत सरकार का एक रिएक्शन जो गया, वो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला रिएक्शन था। भारत सरकार ने कहा कि ये WHO का ओवर रिएक्शन है, और बात यहाँ को, और यहीं बात को समाप्त कर दिया गया। आइए फरवरी में आते हैं। फरवरी में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल ने जिस व्यक्ति को पप्पू या मूर्ख या तमाम तरीके के विश्लेषण से विभूषित करने का प्रयास किया, उसी व्यक्ति ने पार्लियामेंट में भारत सरकार से यह सवाल किया, यानी केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि आप कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भरी संसद में उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाता है, और भारत सरकार के एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री संसद में कहते हैं कि पप्पू साहब जो है वो नानी के घर से लौट के आए हैं और कोरोना लेके आए हैं। यानी जब पूरे विश्व में कोरोना आतंक फैला रहा था, जिस पर भारत सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत थी, वो मस्खरी में लगी हुई थी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद इस पूरे प्रकरण को नज़रअंदाज कर दिया गया। सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि ट्रंप साहब का दौरा भारत में लगा हुआ था। भारत सरकार ने ट्रंप के सम्मान के लिए 7 से 10 लाख लोगों की भीड़ का इंतजाम अहमदाबाद में किया था। रातों रात एक संस्था बना दी गई थी, और 100 करोड़ रुपए उस संस्था को दे दिए गए थे। वो 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, किसने दिए, कैसे खर्च हुए, वो संस्था कब बनी, कैसे बनी, ये बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे इलेक्शन के समय आप याद करिए एक नमो टीवी आया था, बिना लाइसेंस का आया, चल गया, विपक्ष ने आवाज़ उठाई, वो सुना नहीं गया, निर्वाचन आयोग को शिकायत गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, और मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद वो चैनल गायब हो। कुल मिलाकर के ऐसी ही एक संस्था बनी अहमदाबाद में। वो बनी, 100 करोड़ रुपया खा गई ट्रंप के सम्मान के नाम पर, और वो संस्था ट्रंप के जाते ही संस्था भी खत्म हो गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रंप के आने से पूर्व करीब करीब उनके 2000 सुरक्षाकर्मी अहमदाबाद और आगरा पहुंच चुके थे, और तब तक अमेरिका में कोरोना ठीक ठाक स्थिति में फैल चुका था। खैर, ट्रंप साहब आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, दीवारें उठा करके भारत की गरीबी छुपा दी जाती है, और ट्रंप साहब आगरा जाते हैं। स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ ट्रंप के नारे लगाती है, नमस्ते ट्रंप करती है, और ट्रंप अभिभूत होकर के भारत से वापस चले जाते हैं। वो अलग विषय है कि ट्रंप साहब उसके बाद क्या रिएक्शन करते हैं दवा के नाम पर, वो अलग विषय है। आप देखिए यहाँ एक मजेदार चीज कि अहमदाबाद में और आगरा में, इन दोनों जगह जिस तरह से भयावह स्थिति में कोरोना फैला है, वहाँ कोई जमाती नहीं था, उस पर मीडिया पूरा खामोश है। एक्चुअली हुआ ये कि भारत सरकार ये जान गई है, ये मान गई है, इस देश की असंख्य जनता, खासकर हिंदी भाषी 5 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तरांचल, ये ऐसे राज्य हैं जिनको आसानी से बरगलाया जा सकता है, धर्म के धंधे में फंसाया जा सकता है, लफबाजी करके इनको अपनी तरफ किया जा सकता है, तथाकथित छद्म राष्ट्रवाद से इनको प्रभावित किया जा सकता है। सरकार जान गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वो 5 राज्य हैं जो सरकारें बनाते और बिगाड़ते हैं, इनको बाकी राज्यों से कोई लेना देना नहीं है। खैर, इसके बाद साहब मार्च के अंत तक भारत सरकार अपने यहाँ से ही, भारत से ही PPE एंड वेंटिलेटर वगैरह जो बन रहे थे भारत में, उनका निर्यात कर रही थी, और भारत में कोरोना फैल रहा था। खैर, मार्च के 2nd वीक या 3rd वीक में, मेरी जानकारी में 3rd वीक में, फिर 2nd वीक में निर्यात बंद किया गया। भारत के चिकित्सक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो भी PPE और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं, मरीज भी जूझ रहा है। कुल मिलाकर के ये पूरा एक मिसमैनेजमेंट है। भारत सरकार
वो समझ में ही नहीं आया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए करना क्या चाहिए। उसके पास कोई प्लान नहीं था, वो सिर्फ हवा में जी रही थी और भाषणबाजी कर रही थी। जब 500 मरीज थे तो थाली बजवाई गई, जब 5000 हुए तो मोमबत्ती जलवाई गई, और जब 40,000 हुए तो फूलों की वर्षा की गई। ये एक ऐसी विडंबना है जिस पर सोचने की, समझने की ज़रूरत है। और मैं आज एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भारत सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है निजीकरण पे। वो तो ईश्वर से मनाइए कि भारत के तमाम अस्पतालों का, भारत के तमाम मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण नहीं हुआ था, क्योंकि निजी डॉक्टर अपने घर में दुबक के बैठ गया है। और कोरोना से अगर कोई लड़ रहा है तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों, एम्स के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर और एम्स के डॉक्टर और उनका पैरा मेडिकल स्टाफ। इस बीच में लगातार ये खबर आ रही थी कि किस तरीके से एम्स के डॉक्टरों ने चंदा लगा करके पीपीई खरीदी। बड़ा हिंदू राव दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टरों ने जब मांग उठाई पीपीई की, अपने सुरक्षा उपकरणों की, तो उनको धमकी दी गई कि आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया। एक और डॉक्टर ने जो चंदे से लगा कर कुछ सामान खरीदा था दिल्ली में, अभी इस वक्त दिल्ली के उस अस्पताल का नाम नहीं याद आ रहा है, उसको इसलिए सस्पेंड कर दिया गया कि उसने जो चंदे से पीपीई मंगाई थी, सुरक्षा उपकरण मंगाए थे, उसने अपने साथियों को दान क्यों दे दिया। उससे सरकार की बदनामी हो गई। लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में भी यही हुआ। यहाँ के बड़ी संख्या में यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स ने मिल करके पीपीई खरीदी, शुरू में उससे काम चलाया, अभी आ गई है। चीन से मंगाया गया, उसका क्या हश्र हुआ ये आपके सामने है। कुल मिला करके ये देश अजीब तरीके के मजाक में फंसा हुआ है। और कोरोना से सरकार नहीं लड़ रही, कोरोना से सिर्फ 2 लोग लड़ रहे हैं, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ। और हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी सेवा में तत्पर हैं, और हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे यहाँ मृत्यु दर अभी बहुत कम है। और मृत्यु दर इसलिए भी कम है कि कोरोना के पेशेंट भी इसलिए कम हैं, दिख रहे हैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जांच नहीं हो रही है। अगर जांच हो जाए तो बहुत बड़ा सच सामने आएगा, और ये ईश्वर की कृपा है कि मरीज मर कम रहे हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी मेरी बातों का विश्लेषण करना, मेरे पक्ष में रहना या मेरे विपक्ष में जाना, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप मेरी बातों को किन अर्थों में और किन संदर्भों में लेते हैं। चलते चलते कोरोना प्रकरण में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर के और मार्च तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आती रहीं और जाती रहीं। हालांकि कुछ देशों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी थी। ताइवान, जो चीन से एकदम सटा हुआ देश है, वो इस कोरोना की गंभीरता को जान गया था और उसने तत्काल एक काम किया था। उसने सीधे की पूरी की पूरी फ्लाइट्स जो चीन से आने वाली थी और जो विदेश से अन्य देशों से आती थी, उन सबको बंद कर दिया उसने। और जिस खूबसूरती के साथ उसने कोरोना से लड़ाई लड़ी, वो अद्वितीय है। मैं बांग्लादेश की, छोटा सा देश है, बांग्लादेश की पड़ोस में बात कर रहा हूँ, पड़ोसी देश है बात करता हूँ। बांग्लादेश ने भी कोरोना को लेकर के लॉकडाउन किया, लेकिन बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से किया। उसने पहले एक सूचना जारी की कि वो लॉकडाउन करेगा, और उसने एक समय सीमा दी कि लोग, और सुविधाएं दी कि लोग अपने अपने घरों को चले जाएं, और इस तरह से लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल गए। और उसके बाद बांग्लादेश ने लॉकडाउन कर दिया। हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेट करीब 15 लाख लोग जनवरी से लेकर मार्च तक आते हैं भारत में, भारत सरकार लाती है, और वैसे भी आते हैं। और वो कहाँ से आते हैं? और वो उन्हीं देशों से आते हैं जहाँ कोरोना फैल चुका था। मेरी बात पर गौर करिएगा, ये उन्हीं यूरोपियन देशों से आते हैं लौट करके जहाँ कोरोना फैल चुका था। और भारत सरकार एयरपोर्ट पर एक औपचारिक कार्य करती है, थर्मल इमेज लेकर के उनको उनके घर भेज देती है, और ये आशा करती है क्वारंटाइन रहेंगे वो। लेकिन साहब लोग आए, और उसके बाद चूँकि विदेश से लौटे थे तो उन्होंने घूमना शुरू कर दिया, अपने नातेदार, रिश्तेदार। और नतीजा ये हुआ कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैला, और उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, जिसे न राज्य स्वीकार कर रहे हैं और न भारत सरकार स्वीकार कर रही है। होना ये चाहिए था कि जब आप 3 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोगों को कुंभ में टेंट लगा के रुकवा सकते थे, रुकवाते हैं, तो आप देश के जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे वो सारे शहर के बाहर हैं। उन एयरपोर्ट्स के बाहर खुली ज़मीनें हैं, उन पर आप अच्छे से टेंट बनवा देते और उनको वहाँ 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन क्वारंटाइन कर देते, जो लोग भी विदेशों से आ रहे थे, और उसके बाद उनको उनके घर भेज देते, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, आप ठीकरा फोड़ सकते हैं आराम से जमातियों पर, और उनकी गलती को मैं भी क्षमा नहीं करूँगा, गलतियाँ उन्होंने बहुत की।
लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगा, वो ये कि निज़ामुद्दीन थाना, मैं दिल्ली बहुत दिन रहा हूँ, आउटलुक मैगजीन में काम करता था और दिल्ली बहुत दिन हमारी कार्यस्थली रही है। निज़ामुद्दीन थाने की दीवार और मरकज़ की दीवार मिली हुई है और पुलिस को एक एक गतिविधि की जानकारी। दूसरा सवाल ये करना चाहता हूँ कि विदेश मंत्रालय किसके पास है? केजरीवाल के पास है या भारत सरकार के पास है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो विदेश मंत्रालय वो भारत सरकार के पास है। गृह विभाग जो है वो अमित शाह जी के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली की पुलिस पूरी तरीके से गृह विभाग के अधीन काम करती है, केजरीवाल के अधीन काम नहीं करती है। लेकिन ठीकरा किस पे फोड़ा जाता है? ठीकरा वहाँ की दिल्ली की सरकार पे फोड़ा जाता है और बहुत खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी का IT सेल इसको हिंदू और मुसलमानों बदल देता है। आज 40,000 के आसपास जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 40,000 के आसपास कोरोना पेशेंट हैं, उसमें से 3 से 4,000 जो है वो जमाती है। 35-36,000 कोरोना पेशेंट कहाँ से आ गए सोचिएगा। अहमदाबाद जो कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है वहाँ तो जमाती नहीं गए थे, वहाँ कैसे फैल गया? उसको ट्रम्प से जोड़ा जा सकता है कि नहीं, सोचिएगा। आगरा में तो जमाती नहीं गए थे, आगरा कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है, लेकिन वहाँ ट्रम्प गए थे। क्या ट्रम्प से जोड़ सकते हैं? एक बार सोचिएगा, विचार विमर्श करिएगा। गंभीर सवाल है, हो सकता है आपको सच का कुछ आभास हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।